नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के युवा लेकिन सीनियर लीडर हैं। सीनियर इसलिए कि वो एक बेहद महत्वपूर्ण पद पर हैं। बेहद महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में उस पद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और यही वजह है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति भी जब संगठन के कार्यक्रमों में यानी भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यक्रमों में आते हैं तो वो भी उस समय उस पद पर आसीन व्यक्ति और उसकी भावना, जो संगठन की भावना होती है, उसको सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, महत्व देते हैं। आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा और एक बेहद कम समय में अपने कामकाज से एक अलग छवि और एक ऐसी छवि जो संगठन गढ़े चलो की तरफ तो जाती ही है और ये भी बताती है कि संगठन महत्वपूर्ण है हमेशा से और हमेशा रहेगा। व्यक्ति आते जाते रहेंगे लेकिन संगठन की महत्ता निर्विवाद रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुछ इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ने वाले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। पहला मेरा प्रश्न यही है कि अब जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं, चुनौतियां तो हमेशा ही रहती हैं और रहना भी चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति को, संगठन को प्राणवान बनाती हैं और आगे की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा लक्ष्य भी है और एक चुनौती भी है कि उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करके मध्य प्रदेश में जिस राजनीतिक अस्थिरता के एक युग की शुरुआत 2018 में हुई थी और जिसकी वजह से हमने ये देखा कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कांग्रेस की सरकार गिरने के रूप में हुई, उसके पीछे दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, दलीलें हैं। लेकिन आप उपचुनाव की चुनौती को किस तरह देखते हैं? जी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती को अवसर में बदलती है और देश के अंदर हम लोग जानते हैं कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस प्रकार की चुनौतियों को, चाहे वो कोविड की महामारी का संकट रहा हो या और भी कोई जो समस्याएं आती हैं, उन सारी चीज़ों को भी समाधान करते हुए उनने अवसर में इनको बदलने का काम किया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी आपने जो कहा कि आगामी होने वाला जो उपचुनाव है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हम एक संगठनात्मक तौर पर इस सारे उपचुनाव को एक कार्यक्रम के रूप में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडरवेस होने के नाते हमारा कार्यकर्ता हमेशा से बूथ पर अपनी तैयारी के साथ रहता है और इस उपचुनाव में भी, क्योंकि एक चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है जनसंघ से लेकर के आज तक कार्यकर्ता के आधार पर, बूथ के काम के आधार पर, और माननीय अमित शाह जी ने जो मंत्र हमको दिया है कि हम प्रत्येक चुनाव को, बूथ के चुनाव को जीतकर आगे बढ़ना चाहते हैं, यही हमारी प्रगति का और हमारे चुनाव के जीतने का मंत्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बूथ बूथ पर, जमीन पर नीचे अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है और ये एक जीवित ऑर्गेनाइजेशन है, लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए काम पे नहीं उतरता। सामाजिक भूमिका निभाने की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक भूमिका निभाई। कोविड के महामारी के संकट में भारत के इतिहास में राजनीतिक दल ने इतना कभी काम नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ऐसे कोई भी संकट जब आता है, कोई भी ऐसे प्रयास होते हैं तो हम उस भूमिका को निभाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चुनाव को भी ताकत के साथ मैदान में उतर करके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव को, उपचुनाव को हम कार्यकर्ता के आधार पर और अपने बूथ के तंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जी एक और सवाल जो मेरे मन में है, आपने जिक्र किया कोविड को लेकर, ये भी मध्य प्रदेश में आपकी भी एक बड़ी चुनौती है, यानी बीजेपी की और कांग्रेस की भी, कि कोरोना काल में ये उपचुनाव हम जैसा सुन रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। आप किस तरह ये आश्वस्त करेंगे मध्य प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मनुष्य की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने नेताओं की सुरक्षा और सभी की सुरक्षा उसकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी? जी जी ये सर जी आपने बिल्कुल ठीक कहा और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का
फेस कवर हमारी पार्टी ने तो मुझे लगता है कि 1-8 करोड़ के ऊपर फेस कवर बांटने का काम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं ने किया है, जमीनी स्तर पर किया है। फेस कवर बनाने का काम हमारी सामाजिक संस्थाएं, अपने कार्यकर्ताओं ने, सरकार ने इसमें जो भूमिका निभाई है। तो इन सारी चीज़ों में कि हम किसी प्रकार से हमारे कार्यक्रमों के कारण से कोई इम्पैक्ट ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जहाँ कहीं ज़्यादा लोग अचानक अपने आप कोई लोग आ जाते हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने प्रयास किया। ग्वालियर का कार्यक्रम भी था, आपने देखा होगा कि मंच पर हर प्रकार से उसको मेंटेन करने का प्रयास किया गया। लेकिन कहीं अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो हमने अपील भी की है कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जितना संभव हो सकता है हम राजनीतिक स्तर पर भी प्रयोग करते हैं। कार्यक्रमों को हमने बिल्कुल ब्लॉक किया था। अब चूंकि चुनाव लगातार अब आने की स्थिति में है और जिस प्रकार से जनता के बीच अब जाने की भी आवश्यकता है, तो उसको ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग और जो नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रख कर के ही जनता के बीच जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी, ये वाकई ये महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है और ये समय भी ऐसा है। मैं एक और सवाल की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। कमलनाथ जी अभी हाल ही में एक पेन ड्राइव के साथ सामने आए हैं और उनका दावा है कि उस पेन ड्राइव में वो ऑफिशियल फिगर्स हैं, वो आधिकारिक आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर पिछली सरकार यानी कांग्रेस की सरकार बहुत ताकत से आगे बढ़ी है। इसके बाद ये माना भी जा रहा है और इसके पहले भी ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना किसान हितैषी चेहरा आगे रखने की कोशिश हमेशा करती रही है, वो किसी मजबूत जवाब के साथ सामने आएगी। इस समय सोयाबीन की फसल मध्य प्रदेश में 80% से ज़्यादा ख़राब हुई है। कीट का प्रकोप भी है और अफलन की भी समस्याएं हैं। आप किस तरह किसानों के हित चिंतन को देखते हैं और उपचुनाव में किसान आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हम अपेक्षा रख सकते हैं? शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे मध्य प्रदेश के अंदर रही हो, हमेशा से किसान हितैषी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। हम केवल छल कपट और धोखा नहीं देना चाहते। हम केवल किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा करके किसानों को छल कर जाएं, ये हम नहीं करना चाहते जो कमलनाथ जी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने किया। उनके नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ये कर्ज माफ़ी ज़मीन पर किसान जानता है और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कमलनाथ जी आपके पेन ड्राइव में कर्ज माफ़ी हुई है या ज़मीन पर किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है। मेरा प्रश्न है कि 2,990 करोड़ रुपए किसानों का प्रीमियम, जो किसानों का पैसा था, ये पैसा आपने जमा नहीं किया। ये कहाँ था? ये तो कर्ज माफ़ी नहीं थी, इसमें तो पैसा आपको देना नहीं था, जो किसानों का पैसा था ये भी आपने नहीं किया था और आप कह रहे थे पैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सबसे पहले 2,990 करोड़ रुपए जमा करके किसानों का प्रीमियम, किसानों के खाते में पैसा गया और 4,500 करोड़ रुपए अभी फिर देने वाले हैं किसानों को। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर किसान 5वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को खेती के अंदर मिला, किसानों के बल पर मिला। क्यों? हमने रोड, बिजली, पानी, सड़क, ये 4 जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं हैं, जो किसानों को उनके उन्नति की ओर ले जाती हैं। आज मंडी में जाने के लिए सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली की मैं पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार 15 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई मध्य प्रदेश को दी। इसका परिणाम यह था कि मध्य प्रदेश का किसान संपन्न हुआ और उसको बिजली मिली, पानी मिला, उसको मंडी की सुविधा मिली, हर प्रकार की मंडी की सुविधा किसानों को दी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री किसानों की दोगुनी आय करने का प्रयास लगातार केंद्र की सरकार भी कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी कर रही है। ये सारी सुविधाएं किसानों को देने का काम, जिससे किसान संपन्न हुआ। और मध्य प्रदेश के अंदर आज के इतिहास में पहली बार मुझे बताने में गर्व है कि गेहूं खरीदी में हमारे जो प्रयास सरकार ने किए, शिवराज सिंह चौहान की 3 महीनों की सरकार ने
आज तक के इतिहास में पंजाब से ज्यादा हम 1 नंबर पर आकर के गेहूं खरीदी में रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर बनाया। कमलनाथ जी ने क्या किया था? कमलनाथ जी केवल पेन ड्राइव और वल्लभ भवन से बैठ करके और बहनों में बैठ करके इससे किसान का ना भला होने वाला है, ना उसकी आय दोगुनी होने वाली है, ये केवल झूठ और छल कपट किसानों को आपका पता लग गया है। आपके बारे में एक चीज़ ये भी कही जाती है कि संगठन का गौरव, ये आपके मन में इसको लेकर एक बड़ी ललक है और निश्चित तौर पर ये भावना, इसकी सभी सराहना करेंगे। और ख़ास तौर से बीजेपी का वो कार्यकर्ता तो बहुत इस बात को लेकर प्रसन्न हो सकता है, इसको चरितार्थ होते हुए अगर वो ज़मीन पर उतरते हुए देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय, जो कभी चाहे सत्ताधारी दल के तौर पर मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम मिनिस्टर्स हों, वो सब वहाँ बड़े आदर से आते रहे और इस भावना से आते रहे कि यहाँ आकर उनके भीतर एक जवाबदेही की भी भावना है, पार्टी के प्रति भी और कार्यकर्ता के प्रति भी। लेकिन कुछ ऐसे भी स्वर सुनाई दिए जिससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं कि 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के समीप पहुंचकर रुक गई, कांग्रेस भी रुकी, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा आपसे कुछ ज़्यादा था, ज़्यादा यानी सिर्फ 5 फिगर्स ज़्यादा था, लेकिन आपके रुकने की वजह और आपकी सीटों की संख्या कम होने की वजह यही बताई गई कि संगठन का जो पुराना गौरव था उसमें कुछ कमी आई थी। किस तरह आप देखते हैं अपने इस टास्क को कि आपको संगठन के उसी गौरव की पुनर्स्थापना की तरफ भी बढ़ना है बहुत ताकत से? शरद जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भारत के राजनीतिक इतिहास में और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हम लोग ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश का संगठन एक आदर्श संगठन है और संपूर्ण भारत की भारतीय जनता पार्टी में भी ये माना जाता है। और कार्यकर्ता के आधार पर इस संगठन को, चाहे राजमाता सिंधिया जी रही हों, कुशाभाऊ ठाकरे रहे हों, प्यारेलाल खंडेलवाल रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा और खड़ा किया। आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त और ताकत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी है। 2018 के चुनाव में केवल एक भ्रम और छल और कपट में कहूंगा, इस शब्द का मैं बार बार उपयोग इसलिए कर रहा हूं शरद जी कि कमलनाथ जी की सरकार, दिग्विजय सिंह जैसे छल कपटी लोगों ने मध्य प्रदेश की जनता को ये कर्ज माफी से लेकर के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बातें, इस प्रकार के प्रलोभन देकर के जनता को गुमराह करने का प्रयास उन्होंने जो किया, उसमें कहीं ना कहीं हमको वोट ज़्यादा मिले। भारतीय जनता पार्टी को अगर वोटों की संख्या में देखें तो वोट सर्वाधिक भाजपा को मिले हैं, यानी जनमत भाजपा के साथ था और है। टेक्निकली सीटें 4-5 सीटें आपकी आगे बढ़ गई जी, लेकिन आपने छल कपट करके जो किया उसके कारण से गलती से एक उद्योगपति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। अब जब उद्योगपति मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको गरीब का दर्द नहीं मालूम, गरीब की पहचान नहीं जानते, गांव नहीं जानते, धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, तो ऐसे लोग मध्य प्रदेश का क्या करेंगे? वल्लभ भवन में बैठ करके उन्होंने सरकार चलाई और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश जो 2003 से पहले का मध्य प्रदेश था, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जो बंटाढार हुआ था, वही 15 महीने के अंदर इन्होंने मध्य प्रदेश को फिर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ जी ने किया। उसका दुष्परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की बनी। एक बात अभी आप बार बार कह रहे हैं कि छल किया कांग्रेस की सरकार ने, और मुझे याद आता है उसी से ठंडा उसी से गर्म। कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी ने छल करके उनकी सरकार गिराई। आप किस तरह देखते हैं इस बात को? ये बात बड़ी बीजेपी के लिए कही जाती है कि बीजेपी बड़ी जादूगर पार्टी हो गई है। नामचीन कवि कुमार विश्वास तो अपने आयोजनों में कोरोना के पहले जो भी आयोजन होते रहे और तब कांग्रेस की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में भी कहा कि कमलनाथ जी मेरे सामने बैठे हैं लेकिन इनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं, और अगर इनके 5-7 विधायक टॉयलेट भी जाते हैं तो ये कुर्सी लगा के टॉयलेट के दरवाजे के सामने बैठ जाते हैं कि कहीं अमित शाह जी और उनकी टीम पीछे से उड़ा ना ले जाए विधायकों को। आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस के इस आरोप को? क्या बीजेपी ने छल किया या अवसर का फायदा उठाया? शरद जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप हमेशा से इन चीज़ों का एनालिसिस भी करते रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल उन लोगों के कारण से बना
जो कार्यकर्ता आधारित होने के नाते से मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ से लेकर के यहाँ तक लेकर के आए। नरेंद्र मोदी जैसा गरीब घर का, गरीब माँ का बेटा, अमित शाह जैसा एक बूथ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। तो जादूगर हम काम के आधार पर आगे बढ़ते हैं और हमारी नीति और नेता, इसमें इस देश की जनता को, लोगों को विश्वास है और उसी का परिणाम ये है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग छल हमारे ऊपर जो आरोप लगाने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐसा किया, शरद जी अगर हम घटनाओं में जाने का प्रयास करेंगे तो उमंग सिंगार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नहीं थे, कांग्रेस के मंत्री थे। उन्होंने कहा था इस सरकार को, कैबिनेट के निर्णय इस सरकार में नहीं होते हैं। इस सरकार को पर्दे के पीछे से कमलनाथ जी तो केवल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार को चलाते हैं। ये किसने कहा? मध्य प्रदेश के उनके वरिष्ठ मंत्री उमंग सिंगार ने कहा। उन्हीं के वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह, जो ग्वालियर चंबल के अंदर बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि रेत उत्खनन से लेकर के इस प्रकार का भ्रष्टाचार जिस प्रकार से इस सरकार में मचा है, इसका पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर तक यानी किसको जाता है? या तो कमलनाथ जी को जाता है या सोनिया जी को जाता है। ये गोविंद सिंह ने कहा, मैंने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा। और इनके अंदर अंतर्द्वंद और अंतरकलह है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के कारण से था? आपका अंतरकलह था, आपका अंतर्द्वंद था। और सिंधिया जी ने जो कहा कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे, शरद जी अब पृष्ठभूमि में जाएं। जब नेताओं को डर लगता है कि हमने जो वादे किए थे, हमने जो वचन पत्र बनाया था, हमने जो चीजें कही थी वो हो नहीं रही, तो हमारा कल जनता क्या करेगी? उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर ये मुद्दे पूरे नहीं होंगे तो। और कमलनाथ जी ने उनको चैलेंज किया तो वो सड़क पर आ गए। वो सड़क पर आए तो उनकी सरकार भी सड़क पर आ गई। तो इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, शरद जी, राजनीतिक दल होने के नाते से, जिम्मेदार दल होने के नाते से, जब अस्थिरता राजनीति में आएगी और लोग जब अपने अंतर्द्वंद के कारण से बिखरेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सरकार बनाए, और उसने सरकार बनाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश को बचाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी, मैं कहूंगा आज आपके इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको धोखा नहीं दिया। उन्होंने तो सत्य का साथ देकर के कहा कि आप वचन पूरे नहीं कर रहे, आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, आपने जो कहा था वो आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सड़क पर उतरने की बात की और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी में, जो मैंने कहा, हमारे नेता के प्रति दुनिया के अंदर विश्वास है, हमारे नेतृत्व पर, हमारी नीतियों पर और पार्टी पर विश्वास है लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी में हमने इस प्रकार के लोगों का स्वागत किया। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, और आप सिंधिया जी का नाम भी उसके साथ जोड़ रहे हैं कि उन्होंने भी इसलिए, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले में जो हस्तक्षेप किया या सरकार बनाने का प्रयास किया, वो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए किया। तो क्या मैं ये मानूं कि इस उपचुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा आप लेकर जनता के बीच जाएंगे कि आपने जो कुछ किया वो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए किया और सिंधिया जी इसके सहभागी रहे? बिल्कुल शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही मुद्दा इस चुनाव का है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है, जिस कांग्रेस ने 2003 से पहले की स्थितियां जो थी वो फिर 15 महीनों में बनाई। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, और जिस प्रकार से मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश को लीड कर रहे थे और जनता उनके नाम से चिढ़ रही थी, उसी दिग्विजय सिंह जी ने 15 महीने इस कांग्रेस की सरकार चलाई, जिसके कारण से उनको आज सड़क पर आना पड़ा। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी 15 महीनों में जो आपने किया है जनता के साथ, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ मध्य प्रदेश को डुबोया, उसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। मैं तो कहना चाहता हूं, कोविड के अंदर आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आपने एक व्यवस्था नहीं की किसी प्रकार की। आपने तो आईफा अवार्ड की बैठकें, इंदौर की बैठकें भोपाल में करते रहे फरवरी के अंदर, जबकि जनवरी में इसको लेकर के गाइडलाइन जारी हो गई थी, आपने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन आपकी सरकार गई, शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने दिन रात एक करके कोविड के महामारी के संकट से निपटने में अपनी भूमिका जिस प्रकार से निभाई है वो मध्य प्रदेश की जनता ने देखी। जी, दो छोटे छोटे सवालों से मैं इस बातचीत को कंक्लूड करूंगा। पहला मेरा सवाल ये है, आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और बखूबी समझते हैं कि एक जनप्रतिनिधि की दृष्टि और सोच क्या होती है। पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र के बहुत खूबसूरत शब्द हैं, और पक्ष यानी सत्ता पक्ष कह लें
या सरकार कह लें, वो जितनी ज़रूरी है और जितनी मजबूती उसकी ज़रूरी है, उतनी मजबूती विपक्ष की ज़रूरी है। लेकिन विपक्ष के तौर पर हम जिस तरह की परिस्थितियों को हमने पहले भी देखा और अभी भी जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं, बीच में आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से बात हुई तो उन्होंने कांग्रेस को एक विपक्ष के तौर पर ही खारिज किया और ये भी दावा किया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कोई गैर कांग्रेसी विपक्ष तैयार होगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये भविष्य जाने। आप एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता को किस तरह रेखांकित करेंगे और क्या आप भी सहमत हैं डॉक्टर मिश्रा की बात से कि ये गैर कांग्रेसी विपक्ष की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है? शरद जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आपने जिस प्रकार से इस बात को जो कहा है जी कि विपक्ष की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सफल विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। हम तो अपने काम में लगे थे, शिवराज सिंह चौहान अपने काम में लगे हुए थे, हमारी पूरी लीडरशिप, चाहे नरोत्तम जी हों, गोपाल भार्गव जी हों, सभी लोग अपने काम में लगे थे कि हम तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में थे। लेकिन ये जो इनका अंतर्द्वंद के कारण से जो हुआ, जो मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी थी राजनीतिक दल होने के नाते से, हमने उसको निभाया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस ये वो मछली है जो बिना पानी के जिंदे नहीं रहती, बिना सरकार और बिना इसके ये जीवित नहीं रह सकते। इसलिए ये छटपटाते हैं, इसलिए ये किसी भी प्रकार की चीज़ें, चाहे ये देश से समझौता करना हो, चाहे कुछ और इनको करना हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये विपक्ष की भूमिका में भी पूरी तरह से फेल हैं। जो आपने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और न ये विपक्ष की भूमिका निभा सकते और न ही इन्होंने सत्ता पक्ष में जब रहे, इन्होंने पूरे सत्ता पक्ष के अंदर भी अपनी भूमिका ठीक तरीके से ये नहीं निभा पाए। पूरी तरह से सरकार इनकी फेल हुई। और केंद्र के अंदर भी आप देख रहे हैं, देश के अंदर भी आप देख रहे हैं, कांग्रेस उस स्थिति में है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि कांग्रेस नाम का जो अस्तित्व ये रहेगा कि नहीं रहेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया मोदी जी के नेतृत्व को और भारत के स्वाभिमान को आज दुनिया इस बात के लिए स्वीकार कर रही है। भारत के मान और सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है, भारत की स्वीकारोक्ति बढ़ी है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना थी, वो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश भी शायद बनने की तैयारी में है। कंक्लूड कर रहा हूं इस सवाल के साथ, आपकी टीम पर सबकी निगाहें हैं और कहा यह भी जा रहा है कि खुद वीडी शर्मा जी इसको लेकर बहुत सतर्क हैं, सजग हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसी कार्यकारिणी सामने आए, एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी की टीम आए जिसमें युवा शक्ति और वरिष्ठ जनों का अनुभव, दोनों का एक बड़ा आदर्श समन्वय हो। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि 15 वर्ष इसके पहले पार्टी सत्ता में रही है और अब फिर सत्ता में है, और सत्ता के साथ कुछ अनिवार्य चुनौतियां कहूं या बुराइयां कहूं, वो भी आती हैं। इनसे भी आपको निपटना है और आप निपट ही रहे हैं। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि आप जल्दी समझौते नहीं करते, और यही वजह है कि ये भी माना जा रहा है कि आप ये भी चाहते हैं कि बीजेपी के सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो भी हैं उनका केंद्र भोपाल स्थित मध्य प्रदेश का पार्टी का कार्यालय बने। ये आपकी दृष्टि है, सोच है और उचित है। आपकी नई कार्यकारिणी कब तक होगी और क्या लंबे समय से कई कार्यकर्ता ये मानते हैं कि उनकी प्रतिभा को नज़रअंदाज किया गया है, क्या न्याय कर पाएंगे? बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। जी शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक तो जो आपने कहा कि टीम बीडी, तो वो टीम बीडी नहीं होगी, वो टीम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की होगी। हमारे यहाँ व्यक्ति बहुत महत्व का नहीं होता, और जो भी निर्णय होते हैं भारतीय जनता पार्टी में परेशानियाँ इसलिए नहीं आती क्योंकि हम सामूहिक निर्णय करते हैं। हम मिल बैठ करके, हमारा सभी जो नेतृत्व है कि काम के लिए कौन उपयोगी है, किस काम के लिए कौन उपयोगी है, ये सारी चीज़ों पर विचार करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम जिम्मेदारी देने का प्रयास सब मिलजुल करके करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो टीम जो आगे आएगी, उसमें सभी का समावेश होकर के एक अच्छी टीम, जो मध्य प्रदेश का काम, जो मेरे से पूर्व के सम्मानी सभी अध्यक्ष हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, जो मैंने कहा कि इतने बड़े लोगों ने सींच करके भारतीय जनता पार्टी को जो इतना बड़ा स्थान दिया है, उसको बढ़ाने का काम, उसको गति देने में हमारी भूमिका है। हम सब लोग मिलकर के उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, और ये मेरा प्रयास होगा कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और सक्षम और ताकतवर कैसे बनाएं,
हमारी सरकार भी काम कर रही है और संगठन भी सरकार की, जो सरकार जिन कामों को जमीन पर ले जाना चाहती है उनको और नीचे उतार करके हम जनता के बीच, जो जनता के साथ संवाद से लेकर के और उन चीज़ों को नीचे उतारने का जो प्रयास है, बखूबी भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके करेंगे और एक अच्छी टीम मैदान में जल्दी ही आएगी। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन ये भी अगर आप हमें बता सकें कि क्योंकि अब शक्ति का पर्व नवरात्रि भी बहुत दूर नहीं है और करीब 1 महीने मुझे मोटे तौर पर लगता है कि उस पर्व की शुरुआत होगी, और क्या हम ये माने कि शक्ति पर्व और बीजेपी संगठन की शक्ति दोनों जुड़ते हैं आपस में, और जुड़ना ही चाहिए। शक्ति की उपासना से ही शक्ति मिलती है। तो क्या हम माने कि नवरात्रि या उससे भी पहले वीडी शर्मा साहब और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी सामने आ सकती है? अब शरद जी, मैं तो अभी यही कहूँगा कि हम जल्दी से जल्दी जी टीम आएगी, और वो कभी भी हो सकता है, उसमें अभी कोई टाइम बाउंडेशन तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी ही तैयारी पूरी है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जल्दी ही टीम आएगी। जी जी, चलिए, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बातचीत के लिए आपको, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा और उपचुनावों के लिए भी आपको भारतीय जनता पार्टी को ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास व्यक्तित्व, विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।